स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तेजस्वी राज पाठक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने नदी तंत्र पढ़ा था। आज उसी नदी और अपवाह तंत्र से संबंधित कुछ अन्य परिप्रेक्ष्यों पर भी चर्चा करेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम लोग सिंचाई पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में स्थित झीलों को पढ़ेंगे और फिर बांधों को पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से बांध कहाँ-कहाँ पर पाए जाते हैं। और ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार बांध से आपको प्रश्न एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को पढ़ेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और उनका संबंध किस नदी से है। पेपर में कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग उत्तर प्रदेश की बहुउद्देशीय परियोजना को देखें, तो इस परियोजना का नाम है राजघाट परियोजना बांध। इस राजघाट परियोजना के तहत एक बांध का निर्माण किया गया है। यह जो परियोजना है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मतलब इस परियोजना का जो लाभ है और इसमें जितना भी निवेश है, वो ये 2 राज्य कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है कि राजघाट परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो नदी का नाम है बेतवा नदी। अगला है रामगंगा परियोजना। अगर रामगंगा परियोजना की बात करें, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है बिजनौर जिला। बिजनौर जिले में एक जगह है कालागढ़, आपने नदियों में जरूर सुना होगा कालागढ़। कालागढ़ में स्थित यह परियोजना है और नदी का नाम क्या है बेटा? रामगंगा नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का नाम क्या है? रामगंगा परियोजना। तीसरी परियोजना की बात करें तो गंडक परियोजना है। यह उत्तर प्रदेश, साथ ही साथ बिहार और फिर नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इस परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? गंडक नदी पर किया गया है। और अगर हम देखें कि इस परियोजना से उत्तर प्रदेश के किन-किन शहरों को, किन-किन जिलों को और किन-किन क्षेत्रों को लाभ होता है, तो बेटा वो है गोरखपुर, वो है महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। ये उत्तर प्रदेश के वो शहर व जिले हैं जिनको गंडक परियोजना के तहत लाभ मिलता है। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना। अगर हम इस परियोजना की बात करें, तो यह परियोजना पिपरी एक जगह का नाम है और ये कहाँ पड़ती है? सोनभद्र में इस परियोजना का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। आपने रिहंद नदी का नाम सुना होगा, तो रिहंद नदी कहाँ से बह रही है? सोनभद्र के क्षेत्र से बहती हुई आ रही है। अगली बात करें परियोजना की, बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये है गोकुल बैराज बहुउद्देशीय परियोजना। इस परियोजना में मथुरा में यमुना नदी पर पेयजल हेतु निर्मित परियोजना है। मतलब पीने के पानी के संबंध में मथुरा में यमुना नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया गया है, जिसका नाम क्या पड़ा? गोकुल बैराज परियोजना। ये थी उत्तर प्रदेश की 4 से 5 बहुउद्देशीय परियोजनाएं। वैसे तो संपूर्ण भारत में अनेकों बहुउद्देशीय परियोजनाएं चलती हैं। जैसे आपने भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में सुना होगा, जो कि दामोदर और उसकी सहायक नदियों पर बनाई गई। लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस वजह से उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजनाओं पर हम लोगों ने क्या की बेटा? चर्चा करी। अब हम लोग उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण बांधों को देखते हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश में बांधों की संख्या लगभग 200 से भी अधिक पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बांध हैं जो पेपर में रिपीटली बार-बार पूछे जाते हैं। तो उन बांधों को देखते हैं। सबसे पहला जो बांध है, उस बांध का नाम है मेजा बांध। अगर हम बात करें किस नदी पर बना हुआ है, तो बेलन नदी पर बना हुआ है और स्थान का नाम क्या है बेटा? मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में बेलन नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो बेलन नदी पर मिर्जापुर में मेजा बांध बनवाया गया है। याद रखना बहुत आसान है, माँ से मिर्जा हो गया और माँ से मेजा हो गया। अगला जो बांध है उसका नाम है सिरसी बांध। अगर सिरसी बांध की बात करें, तो यह बखेर नदी पर बनवाया गया है और स्थान का नाम क्या है? मिर्जापुर। आप देखेंगे जितने भी बांध हैं, ये उत्तर प्रदेश के दक्षिण इलाके में या बुंदेलखंड और बघेलखंड के क्षेत्र में बनाए गए हैं, क्योंकि वहाँ पर पर्वतीय भाग ज़्यादा हैं और आपको पता है बांधों का निर्माण उन्हीं क्षेत्रों में किया जाता है बहुतायतता में, जहाँ पर पर्वतों की संख्या और पहाड़ों की संख्या में अधिकता मिलती है। अगला बात करें बेटा, अगला है सजनाम बांध। सजनाम बांध किस नदी पर बनाया गया है? सजनाम नदी पर, और ये कहाँ पर है? ललितपुर में, जो कि आप देखेंगे तो दक्षिण उत्तर प्रदेश का भाग है। अगला है गोविंद सागर। अगर गोविंद सागर की बात करें, तो ये भी शहजाद नदी पर बनाया गया है और ये भी कहाँ पर है? ललितपुर जिले में है। अगला है रिहंद बांध। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि भैया ये जो रिहंद बांध है, ये किस नदी पर बनाया गया है? तो रिहंद बांध बनवाया गया है रिहंद नदी पर और जगह का नाम क्या है? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का एक जिला है सोनभद्र, वहां बनवाया गया है। अगला है बेटा रामगंगा बांध। रामगंगा बांध बनाया गया है रामगंगा नदी पर
और बेटा स्थान का नाम होगा मुरादाबाद। मुरादाबाद अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के मैप में आपको एक जिले के रूप में मुरादाबाद देखने को मिलेगा। अगला है माता टीला बांध। जैसे रिहंद बांध मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट था, वैसे ही माता टीला बांध आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है। और स्थान की बात करें तो ये ललितपुर में निर्मित किया गया है। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध, जो कि रिहंद नदी पर बनाया गया है। और जगह की नाम की बात करें तो ये सोनभद्र में आपको देखने को मिलेगा। अगला है चंद्रप्रभा बांध। नाम है चंद्रप्रभा, नदी भी कौन सी है? चंद्रप्रभा। चा से चंद्रप्रभा नदी हो गई, चा से चंद्रप्रभा बांध हो गया, और चा से हो गया चंदौली। चंदौली जिले में इस बांध का क्या किया गया है? निर्माण किया गया है। अगला है राजघाट बांध। अगर राजघाट बांध की बात करें तो इसका निर्माण बेतवा नदी पर किया गया है। और जगह की नाम की बात करें इस जिले में किया गया है तो जिला होगा ललितपुर। आप जितने भी बांध देखेंगे वो दक्षिण उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे आपको। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ बांध थे, और इन बांधों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि पेपर में वैसे तो बांध 200 से भी अधिक हैं। आप उन सबको याद करते रहेंगे तो याद करते ही रह जाएंगे। ये जो आपके पास 8-10 बांध लिखे हुए हैं, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बांध है। अगला देखते हैं बेटा उत्तर प्रदेश की नहरें। नहरें क्या होती हैं? नहरों का क्या योगदान होता है? तो जैसे कि आप जानते हैं, अगर हम लोग देखने का प्रयास करें तो उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था का मतलब जो धन आने जाने का रास्ता है, या फिर उत्तर प्रदेश के पास पैसा किन रास्तों से आता है, उन पर चर्चा करें। तो जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था है, इसका जो मुख्य आधार है वो कृषि है। क्या है बेटा? कृषि। कृषि करके उत्तर प्रदेश की बहुतायतता जनसंख्या अपने जीवन यापन करती है, और उससे जो धन आता है उससे अपने परिवार को चलाती है, और सरकार को टैक्स के रूप में कुछ पैसा भी देती है, जिससे प्रदेश की जीडीपी भी चलती है। तो ये जो कृषि है, कृषि करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है? तो होता है सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश जिसे सनलाइट कहते हैं। साथ ही साथ होता है जल, यानी पानी कहते हैं। बीज, बीज के बाद मृदा, मृदा के बाद भूभाग, भूभाग, और भूभाग के बाद उर्वरक, उर्वरक। इन 4-5 चीजों में अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज देखें हम लोग कृषि की दृष्टि से, तो कौन है? तो बेटा उसका नाम है जल। ये जल कहाँ से आ रहा है? तो अगर उत्तर प्रदेश में हम जल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जल की मात्रा में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर आपको सदा नीरा मिलती हैं। सदा नीरा का मतलब हमेशा जल बहने वाली नदियाँ मिलती हैं, जिनमें से गंगा नदी है, यमुना नदी है, इनमें वर्ष भर जल रहता है। तो उत्तर प्रदेश में जल की मात्रा में तो कमी है ही नहीं। गंगा और यमुना की ढेर सारी सहायक नदियाँ उत्तर प्रदेश की जमीनी भूभाग को सिंचित करती हैं, जिसके कारण यहाँ की जो जमीन है वो उपजाऊ है, और यहाँ पर पानी की मात्रा में कभी कमी नहीं आती है। दूसरा, जो जमीनी जल का जो मुख्य आधार है वो ट्यूबवेल है। क्या है बेटा? ट्यूबवेल। तो कृषि करने के लिए हमको जल की आवश्यकता पड़ती है, और जल का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसे सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई। अब सिंचाई के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये जल कहाँ-कहाँ से आ रहा है? तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा आता है ट्यूबवेल से। कहाँ से जल आता है? ट्यूबवेल से, जिसे नलकूप भी कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है नहरों से, नहरों से जल लिया जाता है। फिर तालाबों से लिया जाता है, तालाब को पोखरण भी कहते हैं, कहीं-कहीं पोखर भी मिलता है। फिर झीलों से लिया जाता है। ये कुछ उत्तर प्रदेश में जल के स्रोत हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो जल लिया जाता है वो ट्यूबवेल से लिया जाता है। और ट्यूबवेल में जल कहाँ से आता है? जैसे आपके घर में मोटर लगी, ऐसे खेतों में ट्यूबवेल लगे होते हैं। तो ये जो ट्यूबवेल में जल आता है, ये आता है भूमिगत जल, भूमिगत जल। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम लोग बात करें तो जो जल आ रहा है कृषि में, उसका जो संबंध है वो ट्यूबवेल से है। अधिकांश जो जल है वो ट्यूबवेल से आता है, और इसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पे आता है? नहरों से आता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की वो नहरें जो उत्तर प्रदेश के भूभाग को जल देने का काम करती हैं, ताकि यहाँ पर जो कृषि है वो अच्छी मात्रा में की जा सके, और उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो अगर हम लोग देखें उत्तर प्रदेश की नहरें, तो उत्तर प्रदेश में कृषिगत सिंचाई हेतु जल का जो आधार है वो क्या है बेटा? नहरें हैं। यानी कि कृषि हेतु जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जल है, और जल में जल कहाँ से आ रहा है? नहरों से आ रहा है। दूसरे स्थान पर, यानी उत्तर प्रदेश में 15.2% जो जल
आता है वो नहरों के माध्यम से आता है। सबसे ज़्यादा जो जल आता है लगभग 75% के करीब वो आता है बेटा ट्यूबवेलों से। अब नहरों की बात करते हैं तो सबसे पहली नहर है उसका नाम है पूर्वी यमुना नहर। यह नहर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ती है सहारनपुर। आप उत्तरी मैप में देखेंगे जाकर उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द सहारनपुर मिलेगा। यह नहर सहारनपुर के फैजाबाद नामक स्थान से यमुना नदी से निकाली गई है। तो सबसे नाम से ही समझ में आया होगा पूर्वी यमुना नहर। जब हमने आपको यमुना नदी तंत्र पढ़ाया था तब हमने आपको यमुना नदी की दो नहरें भी बताई थी, एक थी पूर्वी यमुना नहर और दूसरी थी पश्चिमी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर यमुना नदी की सबसे पुरानी नहर है जिसे शाहजहां ने 1631 वर्ष याद रखिएगा 1631 में खुदवाया था तथा इसका जो निर्माण कार्य है वो ब्रिटिश शासन के दौरान वर्ष 1830 में जाकर पूरा हुआ था। तो सबसे पहले पूर्वी यमुना नहर को खुदवाने का काम शाहजहां ने किया था और जिस समय भारत पर ब्रिटेन शासन कर रहा था उस समय इसका निर्माण पूर्ण हो गया था। अगली नहर का नाम है शारदा नहर। यह प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। यह नहर बनवासा उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा से निकाली गई है। तो प्रदेश की सबसे जो लंबी नहर है उसका नाम है शारदा नहर। अगला है ऊपरी गंगा नहर, नाम से ही समझ में आ रहा होगा। इस नहर को गंगा नदी से हरिद्वार से निकाला गया है। और हरिद्वार की बेटा बात करें तो हरिद्वार का जो क्षेत्र है वो कहाँ आता है, उत्तराखंड में आता है। अगला है निचली गंगा नहर। इस नहर को नरौरा, जब हमने आपको गंगा नदी तंत्र पढ़ाया था तो नरौरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर जैसे क्षेत्रों को भी आपने आपको बताया था। तो ये जो निचली गंगा नहर है इसको नरौरा यानी कहाँ पर, बुलंदशहर से किस नदी से निकाला गया है, गंगा नदी से निकाला गया है। अगली जो नहर है उसका नाम है आगरा नहर। और आगरा में आप जानते हैं कौन सी नदी बह रही है, उस नदी का नाम क्या है, यमुना। आगरा और मथुरा के क्षेत्र में यमुना बहती है। तो अगर हम बात करें आगरा नहर को कहाँ से निकाला गया है, ओखला नामक जगह से निकाला गया है। और किस नदी से निकाला गया है, यमुना नदी से निकाला गया है। अगली नहर का नाम है गंडक नहर। यह नहर को नेपाल में गंडक नहर से निकाला गया है जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त नहर प्रणाली है। मतलब इस नहर के पानी का जो प्रयोग है वो भारत के दो राज्य करते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार। अगला है सरयू नहर। इस नहर को सरयू नदी से निकाला गया है। और आपने घाघरा को सरयू के रूप में भी पढ़ा होगा कि घाघरा नदी को किन स्थानों पर अयोध्या में जब यह आती है तो इसे सरयू के नाम से संबोधित किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में सिंचाई। जो उत्तर प्रदेश है उसमें सिंचाई का मुख्य आधार क्या है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई कैसे की जाती है, कृषि जैसी समस्याओं या फिर कृषि में जो जल आपूर्ति की समस्याएं हैं उनको दूर कैसे किया जाता है। तो सिंचाई जो उत्तर प्रदेश में है, तो सिंचाई का जो मुख्य आधार है वो 2017 और 18 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक सिंचाई है वो नलकूपों द्वारा की जाती है। और नलकूप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्यूबवेल कहते हैं। और उत्तर प्रदेश के कृषि में प्रयोग होने वाले जल के लगभग 75% यानी 74.9% की अगर बात करें तो जल कहाँ से आ रहा है, नलकूपों यानी ट्यूबवेल से आ रहा है। नहरों से 15.2% जल लिया जा रहा है। तालाबों से 0.5% जल लिया जा रहा है। कुओं और अन्य स्रोतों से कितना जल लिया जा रहा है, 8.7% जल लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लंबाई की दृष्टि से सर्वाधिक नहरें कहाँ पर हैं, रायबरेली में है। उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है रायबरेली। देश में नलकूपों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कहाँ पर की जाती है, उत्तर प्रदेश में। मतलब उत्तर प्रदेश पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पर कृषि में प्रयोग होने वाले जल का सर्वाधिक भाग ट्यूबवेल से निकाला जाता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जमीनी जल का स्तर है वो ज़्यादा अभी गहरा नहीं है। अगर आप चेन्नई की बात करें तो यहाँ पर भूमिगत जल पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। तो वहाँ पर ट्यूबवेल और समरसेबल तो काम करना ही बंद कर चुके होंगे। उत्तर प्रदेश में भी अब जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता चला जा रहा है। उसका कारण है ढेर सारे ऐसे कारक जिनका प्रयोग हम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं और इस हरी भरी पृथ्वी को हम लोग कूड़ा घर बनाने का काम कर रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब जल जीवन की सबसे बड़ी समस्या के रूप में व्यक्ति के जीवन में उभरेगा और इससे पार पा पाना नामुमकिन सा होगा। सिंचाई के लिए जो पहला कार्यालय है वो कहाँ खोला गया बेटा, सहारनपुर में। सहारनपुर अभी हमने आपको फिर से बताया था उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में आपको सहारनपुर देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कम लंबाई की जो नहरें हैं वो अमरोहा में। कहाँ पर है, अमरोहा। अमरोहा एक आप देखेंगे एक जगह, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है,
वहां पर आपको अमरोहा दिख जाएगा। सर्वाधिक लंबाई की दृश्य नहरें हैं रायबरेली में, और न्यूनतम लंबाई की दृश्य कहाँ पर है, अमरोहा में। भूमिगत जल का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करता है, प्रतापगढ़। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्रतापगढ़ है ये आंवले के लिए जाना जाता है। आंवला, आंवला, इस बात को भी आप याद रखेंगे। जल का सर्वाधिक उपयोग आगरा तथा लखनऊ में किया जाता है। मतलब जल का सर्वाधिक प्रयोग आगरा और लखनऊ में, और भूमिगत जल का जो सर्वाधिक प्रयोग है वो प्रतापगढ़ में किया जाता है। प्रदेश में रेन हार्वेस्टिंग नीति किस वर्ष आई, 2001। वर्ष 2001 में रेन हार्वेस्टिंग नीति प्रदेश में लागू की। अगला है बेटा उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें, ये भी आपको याद रखनी है। सबसे जो पहली झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है, कीठम झील है। नाम क्या है बेटा, कीठम झील। कीठम झील की बात करें तो कहाँ पर है, आगरा में देखने को मिलेगी। सुरहा ताल, सुरहा ताल कहाँ पर है, बलिया में। याद रखने का बहुत आसान तरीका है, आपने बहुत ज्यादा बल लगा दिया। जब किसी चीज पर बहुत ज्यादा बल लगाएंगे मतलब बलिया, तो वो ताल में चली जाएगी, सुर में मतलब जमीन के भीतर चली जाएगी, तो बन गया सुरहा ताल। अगला है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये कृत्रिम झील है और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर की बात करें तो वो हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा बांध के पीछे, सतलज नदी पर भाखड़ा और नागल बांध बने हुए, तो भाखड़ा के जस्ट पीछे जो अगर झील की बात करें तो उसका नाम है गोविंद सागर झील, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। और ये है गोविंद वल्लभ पंत सागर, जो कि कृत्रिम झील है, और इसका निर्माण कहाँ किया गया है, सोनभद्र यूपी में किया गया है। अगला है अर्गा और पार्वती ताल। अगर इसकी बात करें तो ये पड़ती है गोंडा में। अगला है बेटा राधा, श्याम कुंड, गोविंद कुंड और कुसुम सरोवर। इन झीलों की बात करें तो ये आपको गोवर्धन और मथुरा, मथुरा के निकट ही गोवर्धन है, नंदगांव भी आसपास के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। अगर अगली झील की बात करें गोमत ताल, जिसका दूसरा नाम क्या है, फुलहर झील, ये कहाँ पर है बेटा, पीलीभीत। और पीलीभीत कहाँ पड़ता है, यूपी का एक डिस्ट्रिक्ट है। अगला है देवरिया ताल। देवरिया ताल कहाँ पर है, कन्नौज। कन्नौज एक इत्र नगरी है, इत्र के लिए जानी जाती है। अगला है मोती झील या फिर बल्हापारा, ये आपको कानपुर में देखने को मिलेगी। कानपुर में दो झीलें हैं। अगला है बेटा सीता कुंड, भरत कुंड, दरवन झील, जो कि कहाँ देखने को मिलेगी, अयोध्या के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी। करेला और इतौजा झील की बात करें तो ये दोनों झीलें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, लखनऊ में। हैं तो झीलें भारत उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण झीलों पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगला है बेटा बड़ा ताल, गौखुर, जो कहाँ मिलेगी आपको, शाहजहांपुर में देखने को मिलेगी। अगली है रामगढ़ ताल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी, गोरखपुर में। आप कमेंट में जरूर ये बताइएगा कि गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला है बेटा समसपुर झील। समसपुर झील की बात करें तो कहाँ मिलेगी बेटा, रायबरेली में देखने को मिलेगी। बखीरा झील, बखीरा झील आपको संत कबीर नगर, संत कबीर नगर में देखने को मिलेगी। बेला सागर, जो कि एक कृत्रिम झील है, ये आपको महोबा के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और अगला है शेख झील, शेखा पक्षी विहार आपने सुना होगा। शेख झील ये राष्ट्रीय पक्षी विहार के में विकासाधीन है, अभी इसका काम चल रहा है, जो कि कहाँ मिलेगी आपको, अलीगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। फिर है अलवरा झील, विदेशी पक्षियों का आगमन स्थल कौन सी झील में होता है, अलवरा झील में, जो कि आपको कौसाम्बी के क्षेत्र में देखने को मिलेगी। तो ये थी हमारी झीलें। आज के छोटे से वीडियो में हम लोगों ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को, नहरों को, झीलों को और बांधों को पढ़ा। यहाँ से नदी तंत्र और अपवाह तंत्र पूर्ण रूप से खत्म हो गया है। अगली जो क्लास है उसमें हम उत्तर प्रदेश की कृषि के विषय में पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अगली क्लास होगी उसमें हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के विषय में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। अगली क्लास में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।